Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों के आपके लिए हम ढेर सारे टॉपिक्स कवर करा रहे हैं करंट अफेयर्स के थ्रू, जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी से लाइव क्लासेस चल रही हैं 7 से 8, जिसमें आपको ढेर सारे टॉपिक हम कराते हैं। एक टॉपिक उठाते हैं, उसमें कितने मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। कैसे लिखना है वो भी बताते हैं। साथ ही आपको करंट अफेयर्स के छोटे टॉपिक्स जो कि आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ढेर सारे स्टेटमेंट बन सकते हैं, साथ में आपके मेंस का भी मुद्दा बन सकता है, उससे रिलेटेड भी टॉपिक आपको कराएंगे। तो आज आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक क्या होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है कि आप अगर इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए, साथ में लाइक और कमेंट भी करिए। और इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा देख लेते हैं क्या है। आज का टॉपिक हमारा कि बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, यानी कि जहां पर ठीक है बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, बाढ़ प्रवण क्षेत्र में ठीक है मानव बस्तियों में वृद्धि हो रही है। एक किसकी रिपोर्ट है इस पर चर्चा करेंगे, क्यों वृद्धि हो रही है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे सब टॉपिक अक्सर यूपीएससी में कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के चलना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका 30 सेकंड का समय लूंगा बच्चों, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं कि इस समय क्या हो रहा है, इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है और अनअकैडमी बहुत ही ज्यादा आपको डिस्काउंट दे रहा है। हर सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट मिल रहा है और ये बम्पर डिस्काउंट इसलिए है कि त्योहारों में आप छुट्टियों के साथ साथ पढ़ाई भी थोड़ी सी कर सकें। और इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपको अनअकैडमी पहले से डिस्काउंट दे रही है किसी एग्जाम पे, मान लीजिए 5,000 रुपए का, अब आपके 5,000 रुपए तो डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट मिल गए, आपको एक्स्ट्रा और पैसे बचाने हैं तो आप इस शिव5 कोड को लगाइए, आपको 5,000 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऐसे हर एग्जाम के लिए ये XYZ किसी भी एग्जाम के लिए जितना अमाउंट रहेगा उस हिसाब से अनअकैडमी जितना डिस्काउंट देगी उतना आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट शिव5 कोड लगाने पे मिल जाएगा, आपके डबल पैसों की बचत हो जाएगी। तो आप अपने दोस्त यार मित्र जो भी हैं या कोई रिश्तेदार या आप स्वयं भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो शिव5 कोड का उपयोग कर सकते हैं। चलिए हमारे टॉपिक पे चलते हैं। बोले बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में मानव बस्तियों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, कैसे वृद्धि हो रही है, किसकी रिपोर्ट है, तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व भर के कुछ सबसे जोखिम वाले बाढ़ क्षेत्रों में मानव बस्तियों में वर्ष 1985 के बाद से 122% की वृद्धि देखी गई। ये डेटा याद रखना है। ठीक है, डेटा आजकल ऐसे डाला जाता है यूपीएससी में स्टेटमेंट के थ्रू कि आपको नहीं अगर पता है तो एकदम से बाउंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा डेटा ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, 1985 के बाद ऐसे जोखिम वाले क्षेत्रों में कितने 122%, 122% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें लाखों लोगों का जीवन जलवायु परिवर्तन के कारण घटित होने वाली बाढ़ जैसी आपदाओं की वजह से अधिक जोखिमपूर्ण हो गया है। क्या कह रहे हैं कि ऐसे जगहों पर लाखों लोगों का जीवन, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आप जान ही रहे, जलवायु परिवर्तन की वजह से आप देखिए कि जहां कभी बाढ़ नहीं आती वहां भी बाढ़ ला रही, जहां कभी आग नहीं लगती वहां भी आग लग रही है। ठीक है, जहां पर भूस्खलन नहीं होता था वहां भी भूस्खलन हो रहा है। इससे बहुत सारे जलवायु परिवर्तन के इंपैक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों का जीवन जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है, बाढ़ जैसी आपदाओं की वजह से अधिक जोखिमपूर्ण हो चुका है। और मानव बस्तियों की यह वृद्धि मुख्य रूप से मध्यम और निम्न आय वाले देशों में देखी गई है, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा कम विकसित देश है, अल्प विकसित कहे जाते हैं, जो विकासशील देश हैं वो भी कैसे, ठीक है, अभी बहुत ही शुरुआती फेज में है, या थोड़े से और विकासशील देशों में थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं, या थोड़े से और आगे बढ़ने की कगार पे हैं। तो यहाँ पर विकसित देश की बात नहीं हो रही, यहाँ पे विकासशील देशों की मुख्यतः बात हो रही है। तो इसको ध्यान में रख के चलना है कि कौन से विकासशील देशों की बात हो रही है। साथ में बात करें दूसरी ओर सबसे सुरक्षित क्षेत्रों की मानव बस्तियों में 80% की वृद्धि देखी गई, यानी कि मामला एकदम उल्टा है। जहां पर सुरक्षित है, जहां पर रहना सुरक्षित है, जहां पर सुविधाएं हैं, वहां पर 80% की वृद्धि देखी जा रही है। और जहां पर सुविधा नहीं है, सुविधाएं कम है, जोखिमपूर्ण स्थिति है, वहां पर 122% की वृद्धि देखी जा रही है। किस वजह से देखी जा रही है, ऐसी क्यों हो रहा है, आइए बात करें, आगे इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जहां पर सुरक्षा है वहां पे 80%, जहां पे जोखिमपूर्ण है वहां पे 122%, याद रखना है। अध्ययन के प्रमुख बिंदु क्या क्या है उसको देखते चलते कि बस्तियों के विस्तार का वैश्विक परिदृश्य क्या है। अधिकांश देशों, विशेष रूप से पूर्वी एशिया के शुष्क क्षेत्रों की तुलना में नियमित बाढ़ वाले क्षेत्रों की ओर, बाढ़ की सर्वाधिक संभावना वाले क्षेत्रों में बस्तियों में अधिक वृद्धि देखी गई। कहां कहां एरिया है, ठीक है, पूर्वी एशिया की बात हो रही है, उसमें भी जहां पे सूखा क्षेत्र है उसको छोड़कर जहां पर बहुत ही ज्यादा बाढ़ आ रही वहां पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। साथ में लीबिया, जहां सितंबर 2023 में विनाशकारी बाढ़ आई थी,
बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बस्तियों में 83% की वृद्धि देखी गई, यानी कि सितंबर 2023 अभी जल्द ही बहुत ही ज्यादा बाढ़ आई थी, फिर भी हम देख रहे हैं कि वहां पर ठीक है किस आधार पर लगभग 83% की वृद्धि देखी जा रही है। ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलना है। वही बात करें वर्ष 2022 और वर्ष 2023 दोनों में पाकिस्तान में बाढ़ के विनाशकारी परिणाम देखे गए, हम सब जानते हैं, टीवी पे भी आपने देखा पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ दिखा होगा आपको। साथ ही यहां पर बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बस्तियों में 89% की वृद्धि देखी गई है। मतलब इसके बावजूद भी ठीक है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पे पाकिस्तान में लगभग 89%, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो जोखिमपूर्ण वाले, बहुत ही ज्यादा जोखिमों से भरे, खास करके बाढ़ की बात हो रही है, बाढ़ प्रवण क्षेत्र, ठीक है, जहां पर बाढ़ बहुत ही ज्यादा आ रही है या बाढ़ आने की स्थिति है, बाढ़ आ चुकी है, ऐसे क्षेत्रों में क्या हो रहा है 1985 के बाद लगातार वृद्धि हुई 122%। और कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि लीबिया में 83%, पाकिस्तान में 89%, साथ में पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। बात करें अगर आगे कि अपवाद वाले उल्लेखनीय क्षेत्र भी कुछ है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्राई सेटलमेंट यानी आर्द्र भूमि, दलदली अथवा बाढ़ के मैदानी वाले क्षेत्र में बाढ़ मुक्त भूमि का एक क्षेत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं ड्राई सेटलमेंट। ठीक है, में 76% की वृद्धि हुई है, जबकि बाढ़ के सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में बस्तियों में 46% की वृद्धि देखी गई। यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर जहाँ पर सुरक्षित माहौल है वहां पर हम देख रहे हैं कि बाढ़ वाले क्षेत्रों में ज्यादा वृद्धि नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखकर चलना। मात्र 46% वृद्धि हो रही है संयुक्त राज्य अमेरिका के ऐसे क्षेत्रों में, और बाकी जगहों पे 76% की वृद्धि हो रही है। बात करें अगर अति आर्द्र क्षेत्रों की तुलना में अधिक ड्राई सेटलमेंट वाले अन्य देशों में, जैसे भारत है, फ्रांस है, स्वीडन है, ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, जापान है और कनाडा इसमें शामिल है। इसको ध्यान में रख के चलना है। कौन कौन से? भारत है, फ्रांस है, स्वीडन है, ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, जापान है और कनाडा इसमें शामिल है ऐसे क्षेत्रों में। बात करेगा आगे कि बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में मानव बस्तियों में वृद्धि का कारण क्या है। ठीक है, यही मेन क्वेश्चन आपका बनेगा, मेंस का मुद्दा बन सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन सबसे मुख्य कारण है। ये कैसे? देश में आर्थिक विकास के साथ साथ जलमार्गों के निकट शहरीकरण में वृद्धि होना स्वाभाविक। जल की आपूर्ति बहुत जरूरी है। आप देखिए बहुत बार शहर तो बन जाता है लेकिन जल की आपूर्ति नहीं होने की वजह से ठीक है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली रहती, बड़े बड़े मॉल्स खाली हो जाते हैं। क्यों? पानी आपकी बेसिक नीड है इस समय भाई, पीने के साथ साथ और भी बहुत सारे उपयोग के लिए जल की आवश्यकता है। तो ऐसे जहां पे जल की उपलब्धि होती है, ऐसे जलमार्गों के साथ साथ ऐसे जगहों पर शहरीकरण की भी वृद्धि देखी जा रही है। शहर में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ ही बस्तियों का अक्सर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विस्तार हो जाता है, क्योंकि लोग गांव से नौकरियां ढूंढने कहां आ रहे हैं? शहरों की तरफ आ रहे हैं। अब जो गांव से नौकरी ढूंढने आ रहा है वो करोड़पति नहीं, नॉर्मल इंसान है। ठीक है, वो अपने गांव को छोड़कर अगर वहां आ रहा है तो इस उम्मीद में आ रहा है कि मैं 4 पैसे कमा सकूं, और ये 4 पैसे कमाने के लिए उसके पास इतना नहीं है कि कहीं वो इन्वेस्ट करेगा, कुछ ऐसा करेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे झुग्गी झोपड़ियां बना के या ऐसे क्षेत्रों में जो कि लगता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा भले जोखिम है लेकिन रह सकते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में आप देखिए बस्तियों का विस्तार होते रहता है। ठीक है, तो ये सब एक बहुत बड़ा कारण है ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर प्रवासन, जो गांव से शहर कमाने चले आते हैं। उदाहरण के लिए इसको अगर देख सकते हैं, तंजानिया का दार एस सलाम इस समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है। तंजानिया में एक स्थान है जिसका नाम है दार एस सलाम, जहां क्या हो रहा है, जहां मत्स्य पालन से जुड़े गांव की जनसंख्या 7 मिलियन से अधिक पहुंच गई है। मछली पालन क्षेत्र है और अच्छा मछली का उत्पादन होता है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से व्यापार है वहां का। और वहां पर एक गांव की ही जनसंख्या 7 मिलियन से ज्यादा पहुंच चुकी है। एकदम एग्जैक्ट उस गांव की जनसंख्या नहीं, लोग आके जैसे बसते रहते हैं उसकी बात हो रही है। तो लगभग कितनी हो गई है? 7 मिलियन। आप सोचिए कि बहुत ही बड़ी बात है। इसी के साथ अगर देखें, ठीक है, आर्थिक कारक, निम्न आय वाली आबादी के लिए सुरक्षित और बाढ़ के कम जोखिम वाले क्षेत्रों में बसना मुश्किल होता है। घर परिवार के जीवन यापन के लिए सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण उन्हें बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अभी मैंने उस दिन बता रहा था, जब मानसिक विकार बता रहा था लोग का, कि मानसिक हालात कैसे लोग के खराब होते हैं, आपको लाइव क्लासेस में मैंने चर्चा की थी उस बारे में। ठीक है, कि कैसे इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि 90% जनसंख्या क्या है, आप देखिए ऐसे सेक्टर्स में लगी हुई है जहां पे उनका फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी कारण इसलिए वजह के आर्थिक मजबूती उनके पास नहीं है। और आर्थिक मजबूती क्या है कि उतना पैसा नहीं है कि वो कहीं पे इन्वेस्ट कर सके। आप देखिए कहा जाता है पॉश इलाके में रह रहे हैं, पॉश इलाके में रहने का मतलब क्या है कि आपको सब कुछ सिक्योरिटी की सुविधा है, अच्छा खासा मकान है, सब कुछ है, गाड़ी, ठीक है, हर चीज की सुविधा है, लेकिन पैसा
अगर आपको ऐसे क्षेत्र में रहना है तो आप नॉर्मल जगह से 4 से 5 गुना भाड़ा देना पड़ेगा। आपकी उतनी सैलरी ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, सस्ता ढूंढेंगे। सस्ता ढूंढने के लिए आप ऐसे भले जोखिमपूर्ण वाले क्षेत्र है, भले ही निचला इलाका है जहां पर बाढ़ आ जाए, दिक्कत हो सके, घरों में पानी आ सकता है, लेकिन वहां पर सस्ता इलाका है, तो ऐसे में अपने आर्थिक संसाधनों को देखते हुए आदमी ऐसे जगहों पर बसना पसंद करता है, या समझ लीजिए कि उसकी मजबूरी है। बात करें अगर आगे कि नियामक प्रवर्तन का अभाव देखा जा रहा है। कुछ देशों में भूमि उपयोग योजना और जोनिंग क्षेत्रीकरण नियमों के प्रभावी ढंग से लागू न होने के परिणाम स्वरूप पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बस्तियों का विस्तार हो सकता है। कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से ऐसे क्षेत्रों में, आप देखिए भारत में बहुत आपको प्रचलन में झुग्गी झोपड़ियां बहुत ही मिलेंगी, और खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी जहां पहुंच गया आपको झुग्गी झोपड़ियां अथाह मिलेंगी। और सब कैसे है, अस्थायी तौर पर बसी हुई है, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर वे में मैनेजमेंट नहीं किया गया है, ना ही सरकार की तरफ से ऐसी कोई चीजें दी जाती है। आप देखिए बहुत बार बुलडोजर चल जाता है, सीधे सीधे पूरी की पूरी बस्ती साफ कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है, ये भूमि उपयोग योजना या जोनिंग क्षेत्रीकरण नियमों का अभाव है, या है भी तो प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता है। वही बात करें अगर आगे कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध, कुछ समुदायों का बाढ़ प्रवण क्षेत्रों से गहरा सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक संबंध रहा है, और बाढ़ के जोखिमों के बावजूद वे इन क्षेत्रों में रहना बसना पसंद करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप भारत के प्रयागराज वाले क्षेत्र में, वहां के जो मल्लाह है यानी नाव चलाने वाले, वो परमानेंट उसी क्षेत्र में निवास करते हैं। आप देखिए कि उधर का प्रयागराज का संगम के आगे वाला रीजन अगर आप देखने जाएंगे तो वहां पे बहुत ढेर सारी बस्तियां बसी हुई हैं, बहुत ढेर सारे गांव हैं जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र के आसपास ही आते हैं, लेकिन उनका उसी से रोजी रोटी रहा है, आज बहुत सालों से उसी से जीवन यापन चलता चला आया है। तो उनका वो सांस्कृतिक जुड़ाव, साथ में ऐतिहासिक जुड़ाव, की वहीं के हैं, वहीं रहे, उसी से कमाए खा और उसी में कमाते खाते चले आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों की वजह से भी उस बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहने के लिए ठीक है, वो रहते हमेशा, उनके शुरू से रहना पसंद भी है, और एक तरह से उनका वहां पे सब कुछ है भी। वही बात करें पर्यटन और मनोरंजन के लिए, तटीय और नदी तटीय क्षेत्र बाढ़ प्रवण होने के बावजूद पर्यटकों और मनोरंजन प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। आप देखिए कि ऐसी जगहों पे आप जब घूमने जाते हैं कि कहीं नदी का किनारा है, बढ़िया कैंप लगा के आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आजकल ये पर्यटन का बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि लोग के दिमाग में है कि हाँ चलो कैंप फायर लगाएंगे, आराम से सुकून से खाना वाना बनाएंगे, खुद से ही बैठेंगे, नदी के किनारे आनंद लेंगे, ठीक है, कैंप लगाएंगे। अब ये पर्यटन का व्यवसाय है, तो ऐसे में भी क्या होता है, ऐसे क्षेत्रों में ठीक है जहां पे पर्यटन है भाई, वहां पे ढेर सारे रोजगार भी जनरेट होते हैं। तो उस रोजगार को जनरेट करते 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 क्या होता है, बस्तियां भी बसना शुरू हो जाती हैं जो उससे संबंधित होती है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। वही बात करें ऐसे में रिसोर्ट हो गए, होटल हो गए, वैकेशन होम्स की मांग इन क्षेत्रों और बस्तियों में वृद्धि का कारण हो सकती है, और कहीं ना कहीं ये विनाश का भी कारण हो सकती है, जैसा कि अभी आपने हिमाचल प्रदेश में देखा। कुल्लू मनाली जहां लोग घूमने जाते हैं वहां पे क्या हो गया, इस बार के हालात अगर आपको देख के समझ में आ गए होंगे कि शिमला हो गया, चाहे कुल्लू मनाली हो गया, चाहे आपके ठीक है उत्तराखंड वाले रीजन हो गए जहां लोग घूमने जाते थे, वहां पे बहुत ही भयावह स्थिति इस बार हो चुकी है। वही बात करें अगर आगे कि क्या कुछ खास बात है उसको भी जान ले। बाढ़ क्षेत्रों में बस्तियों के विस्तार से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम नहीं होता है, पहली चीज को ध्यान में रखना। दोनों मुद्दे आपस में संबंध है जिससे जोखिम और संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। लोगों को दीर्घकालिक जलवायु जोखिमों के बदले आश्रय एवं आजीविका की तत्काल जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो अल्पकालिक निर्वहन पर अधिक केंद्रित होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में जब लोग रहना शुरू कर देंगे, इससे जलवायु परिवर्तन पर क्या होगा, जलवायु परिवर्तन का इससे दोनों अलग अलग मुद्दे, जलवायु परिवर्तन और ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन ये संवेदनशील मुद्दा है कि ऐसे क्षेत्र में अगर लोग विकास कर रहे हैं तो उनकी जान का जोखिम, ठीक है, जान माल दोनों का जोखिम। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में परेशानी ये है कि अगर इनके निर्वहन के लिए ठीक है कुछ ना कुछ उपाय नहीं किए गए तो इसके शायद दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि आप देखिए बहुत जगहों पे भूस्खलनों होने की वजह से बहुत लोग मारे गए, बहुत जगह पे बाढ़ की स्थिति में बहुत लोग मारे जाते हैं। हर साल जो बाढ़ आती है उसमें कई लाख करोड़ की संपत्तियों का नुकसान हो जाता है। ऐसे में इस पर ध्यान देना जरूरी है और इसको कहीं ना कहीं एक ठीक है अलग सेंस में समझकर और इसके लोगों के निर्वहन के लिए एक ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। बात करें भारत की, आप मैप देख रहे होंगे, ठीक है, आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा होगा कलरफुल, ये सब ऐसे एरियाज हैं
ठीक है, जहां पर बाढ़ का जोखिम बहुत ज्यादा, यानी बाढ़ रेगुलर बेस पे आती रहे, जिसमें आपको दिख रहा होगा पंजाब दिख रहा होगा, हिमाचल वाला एरिया दिख रहा होगा, हरियाणा दिख रहा होगा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल वाला रीजन दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपके सबसे ज्यादा बाढ़ प्रवण वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, और इसमें से सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, ठीक है, एरिया, ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा किसका मिलेगा, तो सबसे ज्यादा एरिया आपको उत्तर प्रदेश का मिला होगा। आपको पूरा उत्तर प्रदेश ही लगभग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में दिख रहा होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलिए। बात करें अगर आगे कि आगे की रणनीतियां क्या होनी चाहिए इसको संभालने के लिए, तो भूमि उपयोग हेतु सख्त नीतियां पहले तो बनाई जाए, यानी कठोर भूमि उपयोग के सख्त नियमों को लागू किया जाना चाहिए। जो उच्च जोखिम वाले बाढ़ क्षेत्रों में नए निर्माण कार्यों पर लोग लगाते हैं और उन्हें प्रतिबंधित करते हैं कि ऐसे, आप देखिए बहुत बार इससे दिक्कत भी हो चुकी है। चेन्नई की बाढ़ आप देखिए, ठीक है, कहीं ना कहीं उस नदी मार्ग में, ठीक है, कहीं ना कहीं उस नदी मार्ग को बाधित करके लोगों ने निर्माण कार्य किया और ऐसी बाढ़ आई कि नदी को कहीं जाने के लिए रास्ता ही नहीं था और कहीं ना कहीं वो बहुत ही भयावह स्थिति हुई। तो ऐसे क्षेत्रों में भूमि उपयोग पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए कि ऐसे क्षेत्र जो कि कहीं ना कहीं बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, यानी बाढ़ का एरिया है और कहीं ना कहीं वो नदी का मार्ग है या जल मार्ग है, तो उसमें निर्माण के लिए अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इसी के साथ बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को, ठीक है, नो बिल्ड जोन के रूप में नामित कर इन प्रतिबंधों को लगातार लागू किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी, इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, और इसको परमानेंट लागू रखना चाहिए, जिससे कि ऐसे क्षेत्रों में धीरे धीरे लोगों का अपने आप देखिए मोह भंग होने लगता है। जब आदमी बार बार कोशिश करे और वो काम नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे लोग वहां से खुदकना शुरू हो जाएंगे, और इसको ध्यान में रखकर इस पर कड़े प्रतिबंध लगाना और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। साथ ही बुनियादी ढांचे में निवेश, बेहतर बाढ़ सुरक्षा, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और बाढ़ क्षेत्रों में मानचित्रण सहित समुत्थानशील बुनियादी ढांचे में निवेश करने की आवश्यकता है। लोगों को जानकारी देना, जानकारी कैसे मिलेगी, जब आपके पास टेक्नोलॉजी प्रॉपर वे में रहेगी कि किस क्षेत्र में बाढ़ आ रही, ठीक है, कब बाढ़ आ सकती है, कौन से क्षेत्र में कौन से, ठीक है, कहां पे कौन सी परेशानियां हो सकती है उससे, ऐसे सब, ठीक है, मानचित्रण करना कि अभी आपको एक मानचित्र दिखाया कि कहां पे बाढ़ प्रवण क्षेत्र ज्यादा है, ऐसे प्रॉपर वे में मानचित्रण करना कि इस क्षेत्र में आप रहेंगे तो आपके जान माल को नुकसान हो सकता है। ठीक है, ऐसी सब जानकारियां उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक है, जिसकी वजह से लोगों के जीवन यापन करने के साथ साथ जीवन निर्वाह के लिए जो इतना रिस्क उठाते हैं उस रिस्क को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। बात करें अगर आगे कि और क्या कर सकते हैं, तो मौजूदा बस्तियों में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल निकासी प्रणालियों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। जो बस्तियां बस चुकी हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि वहां पर पानी जमा ना हो पाए। पानी कैसे, बाढ़ का पानी, अगर बाढ़ का पानी आए तो उसके जैसे कि कुछ दीवारें बनाना, अवरोध लगाना, जैसे बालू के बोरियां लगाकर, या ऐसे नाले अच्छे से बस बनाना कि जहां से पानी निकल जाए, ऐसे बहुत सारी चीजें हम कनेक्ट कर सकते हैं। बात करें आगे, सरकारी समर्थन और पुनर्वास सहायता देना ऐसे लोगों को। सरकार बाढ़ क्षेत्र के निवासियों को बाढ़ प्रवण क्षेत्रों से सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश कर सकती है कि भैया आप वहां से हटिए, आपके जो भी है हम आपके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे, प्लस आपको क्या कर सकते हैं, जैसे घर की सुविधा उपलब्ध करा देना, छोटे घर दे देना, ठीक है, या कुछ ऐसी व्यवस्था करना जिससे कि वो सुरक्षित स्थान पर रह सके। बात करें अगर आगे कि साथ ही सरकार को बाढ़ की घटनाओं के दौरान जान माल के नुकसान को कम करने के लिए बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में आपातकालीन अनुक्रिया और तैयारियों के उपायों को सुनिश्चित और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी है ये काम, लेकिन और अच्छे से उसको और सुदृढ़ किया जाए और मजबूत किया जाए, ताकि जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहते हैं उनके जान माल का नुकसान कम हो। जैसे पानी की निकासी की व्यवस्था करना, लोगों को पहले से जानकारी देना, बाढ़ आ रही है पहले से बताना, लोगों को बाढ़ से बचने की जानकारी देना, ठीक है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम तैयार करना, ऐसे क्षेत्रों में लोगों को कैसे ऊंचे स्थान पर रहना है या कैसे अपने आप को बचाना है उसकी जानकारी देना, जागरूकता फैलाना, ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं और इसको जरूर और अच्छे से मजबूत तरीके से इसको लागू करने की आवश्यकता है। बात करें सार्वजनिक जागरूकता शिक्षा, उसी का पार्ट है। नागरिकों को बाढ़ प्रवण क्षेत्रों से जुड़े जोखिमों के बारे में शिक्षित करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। यानी सबको बताना कि आपके यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है, आपको क्या नुकसान हो सकता है, आपको बहुत सारी बीमारियों से लेकर आपके जान माल को खतरा है, इस बारे में सार्वजनिक तौर पर सबको जानकारी उपलब्ध कराना और बाढ़ से बचाव हेतु तैयारियों, ऐसे क्षेत्र में रहने से बचने के महत्व पर समुदाय आधारित शिक्षा कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी कम्युनिटी बेस्ड क्या हो जाना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड आपको शिक्षा दी जानी चाहिए कि आपको समझाना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड का मतलब ये नहीं कि किसी कास्ट या कम्युनिटी से, यानी कि उस क्षेत्र में जो लग रहे हैं पूरे के सबके लिए, ठीक है, एक तरह से बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकते हैं कि कैसे निकला जाए घरों से, कैसे एक दूसरे की मदद की जाए,
कैसे चीजों से बचा जाए, बाढ़ आई तो कैसे चीजों को संभाला जाए, इन सब चीजों के बारे में पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक शिक्षा दी जाए, जिससे कि वहां पर ऐसे बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए जोखिम थोड़ा सा कम किया जा सके। ठीक है, तो आज का यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। अगर आपको पॉलिटी के स्पेशल क्लासेस देखने हैं जो कि क्वेश्चन के माध्यम से करा रहा हूं मैं, तो आप इस वीडियो में लिंक रहेगा, आप उसमें जाकर पॉलिटी की स्पेशल क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9:15 से 11:15 बजे तक। ठीक है, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आपकी क्लास चलेगी, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपया नहीं लगना, आपको 1 रुपया नहीं लगना है। तो वहां पे अगर आपको नॉर्मली भी अगर आपका अनअकैडमी लर्नर ऐप है तो आप शिव मोहन शर्मा सर्च करेंगे, आपको मैं मिल जाऊंगा। तो 9:15 से 11:15 तक आपको चैप्टर वाइज पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ उस पूरे चैप्टर को पढ़ा रहा हूं मैं, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में फिर से नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।